गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो बॉर्डर के ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन है, उसी बीच में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ पे मुलाकात करी है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से क्या सिचुएशन है करंटली, प्लस एट द सेम टाइम पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे जो नेवी चीफ हैं वो भी प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने अरेबियन सी के बारे में यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे डिस्कशन किया। अब अगर आप नोटिस कर पाओगे, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी इस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग यहाँ पे कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एट द सेम टाइम हमारे भारत के द्वारा जो अपने पोर्ट्स हैं उनको बंद कर दिया गया था फॉर पाकिस्तानी शिप्स। अब पाकिस्तान ने भी इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करने की कोशिश करी एंड उन्होंने भी यहाँ पर अपने पोर्ट्स जो थे वहाँ पर एंट्री से भारतीय शिप्स को यहाँ पे मना कर दिया है। तो यानी कि कुल मिला के सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है बॉर्डर के ऊपर जब ये हमें देखने को मिल रही है। एंड प्रधानमंत्री जी ने बोल ही दिया है कि किस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है कि कब, कैसे और किस तरह से जो टेरर अटैक था उसका हमें यहाँ पे उसका एक तरह से उसका बदला कैसे लेना है, रदर आई शुड से उसको कैसे रिटेलिएट करना है, वो पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में उन्होंने ये पावर दे रखी है। राइट एंड डेफिनेटली हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं पूरी तरह से सक्षम हैं टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों, डेट है आज की 5 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बता दूं। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी सी सेट को मजबूत करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज सुबह 11 बजे आप सब लोग जुड़ सकते हैं सी सेट फाइनल रिवीजन के अंदर। ये जो पर्टिकुलर सेशन होगा ये ओनली IAS UPSC चैनल पे होगा, ठीक है। जिसपे वीडियो देख रहे हो वो वाला चैनल नहीं, एक ओनली IAS UPSC चैनल है, वहाँ पर आपको ये 11 बजे आपको ये सेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें सी सेट को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो आप डेफिनेटली लाइव 11 बजे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस सेशन की जो PDF होगी मैं आप लोगों के साथ इस टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, ऋषभ शर्मा सर PW। यहाँ पर जाकर आप इस PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो हमें समझना है वो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के बारे में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर प्रेस फ्रीडम होती क्या है। देखो, प्रेस फ्रीडम, प्रेस मतलब एक तरह से हम मीडिया की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए जर्नलिस्ट के पास पूरी आज़ादी है कि किस तरह से वो न्यूज़ को रिपोर्ट करें, कैसे लोगों तक वो पहुँचाएं, कोई उनको यहाँ पर एक थ्रेट उनको फेस ना हो, इसी बात को बोला जाता है प्रेस फ्रीडम। अब हर साल 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे यहाँ पे मनाया जाता है। दरअसल में अगर हम बात करें ना, 1993 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस पर्टिकुलर डे को इस तरह से प्रोक्लेम किया गया इन ऑर्डर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम। दरअसल में 3 मई ही इसलिए चुनी गई थी क्योंकि हमें नोटिस करने को मिलता है कि जो विंडहोक डिक्लेरेशन था, ये ऐसा डिक्लेरेशन था जो अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने साथ में मिलकर प्रेस फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए किया था 1991 के अंदर। तो उसी दिन को हमने यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स के रूप में हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब पर्पस यही है कि चेक करें कि दुनिया में कितनी प्रेस फ्रीडम है, अलग अलग देशों में किस हद तक यहाँ पे जर्नलिस्ट को एक तरह से इंडिपेंडेंस दी जाती है। एट द सेम टाइम कई जर्नलिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते हैं पर कई बार उनको सरकार की तरफ से दबाया जाता है या फिर अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी करते समय उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि उसी लिए एक इंडेक्स भी है। ये इंडेक्स हमें ये बताता है कि कौन से देश के अंदर कितनी ज़्यादा प्रेस फ्रीडम है एंड उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज किया जाता है बाय रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। देखो, किसी जगह आप लोगों ने रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स भी सुना होगा, उसको इंग्लिश में हम लोग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ही बोलते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के बेसिस के गवर्नड है। इसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलते हैं। तो ये बातें थी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो इंडेक्स ये रिलीज करते हैं ना, इनमें अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, सोशल इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी सिचुएशन। तो यानी कि ना जर्नलिस्ट को कितनी इंडिपेंडेंस मिल रही है राइट फ्रीली रिपोर्ट करने की, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। एंड अगर हम इस बार के इंडेक्स की बात करें तो इसमें नॉर्वे को पहला स्थान, एस्टोनिया को दूसरा एंड तीसरा आपको नीदरलैंड्स की आपको सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। हालांकि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें ना, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि दुनिया में प्रेस फ्रीडम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर है और ऐसा पहली बार इन्होंने ऐसा बोला है। इसका रीज़न ये है कि दुनिया भर के अंदर जो मीडिया इंडिपेंडेंस है वो हमें कम होती हुई देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें ना भारत की, तो भारत का रैंक आया है 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। यानी कि एज पर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स
इंडिया के अंदर बहुत ही कम प्रेस फ्रीडम है, राइट। अगर हम बात करें पिछले सालों से तो हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में हमारा स्पॉट था 161, 2024 में हमारा रैंक था 159। तो पिछले बार के मुकाबले हमने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, बट स्टिल अभी भी हम वेरी सीरियस कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से हम नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों से भी हमें पीछे देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पड़ोसी देशों में भी इंडिया इतना पीछे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि भूटान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, इनका रैंक तो बहुत ही ज़्यादा खराब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे इन्होंने बोल दिया। देखो, इन्होंने जो पैरामीटर्स देखे हैं उसके हिसाब से इन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी है कि इंडिया का रैंक क्या बनता है। एंड इन्होंने दो तीन चीज़ें बात करी हैं जो इंडिया के रिगार्डिंग बहुत बड़े कंसर्न्स यहाँ पे इन्होंने जो बताए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मीडिया ओनरशिप किस तरह से कंट्रोल करी जाती है। इनका यहाँ पे ये कहना है कि ज़्यादातर आपको जो मीडिया चैनल्स देखने को मिलते हैं ना, वो पॉलिटिशियंस या फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा होल्ड किए जाते हैं। तो मीडिया को क्या रिपोर्ट करना है, किस तरह से रिपोर्ट करना है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट में बात करनी है, वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है मीडिया। ऐसा यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स का कहना है। उसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि कोई ऐसा जर्नलिस्ट जो मान लीजिए सरकार को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा बहुत सारे दबाव बनाए जाते हैं, ऐसा इस पर्टिकुलर इंडेक्स का कहना है। अब आप कितना सहमत हो, कितना असहमत हो इस पर्टिकुलर इंडेक्स से, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ। जो रिपोर्ट ने बोला था, जो इंडेक्स ने बोला था, मैंने वो चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं, राइट। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑपरेशन हॉक। इस ऑपरेशन हॉक को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, जो इसका एग्जाम्पल था उसके माध्यम से। दोस्तों, दरअसल में पता क्या हुआ, पिछले दिनों के अंदर ना न्यूज़ एक चल रही थी कि एक पर्सन था, वो इंडिया में था, ठीक है। पर वो पता क्या करता था, जैसे आपके अलग अलग सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, उनमें एक सोशल प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलता है डिस्कॉर्ड। अब ये बंदा दिल्ली का था, पर दिल्ली का बंदा होकर ये डिस्कॉर्ड के माध्यम से, जिनको डिस्कॉर्ड नहीं पता, ये एक प्लेटफॉर्म ही है जैसे आपका फेसबुक, आपका टेलीग्राम, कुछ भी इस तरह से। तो आपका एक डिस्कॉर्ड भी आपका एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना ये यूएसए की लड़कियों से बात कर रहा था, और जो ज़्यादातर लड़कियां थी वो माइनर गर्ल्स थी। फिर वो क्या करता था, जब इससे वो बात करता था तो उनसे वो फोटोज़ वगैरह मंगाता था। एंड बाद में जब फोटोज़ उसके पास आती थी तो वो उनको बोलता था कि ये फोटोज़ मैं इंटरनेट पे लीक कर दूंगा। इस तरह की चीज़ें वो करा करता था। अब और कंटिन्यूअसली, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ये बंदा इसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर इंडिया और यूएसए की जो एजेंसीज हैं उन्होंने आपस में कांटेक्ट किया, उन्होंने कोशिश करी कि यार ये बंदा बहुत ही शातिर है, इसको हमें यहाँ पे धर दबोचना है। तो इंडिया ने क्या किया, ये जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे चल रहा था ना, इसको रोकने के लिए हमारे देश की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया ऑपरेशन हॉक 2025। तो इसके माध्यम से जो भी हमारे साइबर क्राइम नेटवर्क्स हैं जो इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के साथ, उनको यहाँ पे हमने खत्म करने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो यूएसए ने हमें यहाँ पे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए कि ऐसा यहाँ पे भारत में ऐसा चल रहा है। तो सीबीआई ने उनके साथ मिलकर काम किया, हमने आपस में कोऑपरेट किया, एंड इसके माध्यम से सीबीआई के इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के अंदर या उसको कम करने के अंदर हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये भी दिखा रहा है कि सोशल मीडिया कितना ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, किस तरह से सोशल मीडिया को आज के समय के ऊपर क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो भी हमें जानना, यहाँ पे अवेयरनेस होनी हमारी डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल को प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या मेंस में हम बात करते हैं साइबर क्राइम्स की, तो वहाँ पर आप ऑपरेशन हॉक 2025 का मेंशन कर सकते हो। अगला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है एक प्लेस न्यूज़ है बगराम के नाम से। देखो, आप लोग जानते होंगे कि यूएस ने ना अफगानिस्तान को विकेट किया 2021 के अंदर, राइट। और यहाँ पर आपको ना काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी है, उसके बिल्कुल लगभग 60 किलोमीटर नॉर्थ में आपको एक बगराम एयरबेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये है आपका परवान प्रोविंस के अंदर ये जो एयरफील्ड आपको देखने को मिलती है, और ये अफगानिस्तान के अंदर आपको लार्जेस्ट एयरबेस भी आपको देखने को मिलेगा। अब पता क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला है कि चाइना ने दरअसल में ये बगराम एयरबेस को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया है। अब आप जरा इस बारे में थोड़ा, इसके मैं अगर हिस्ट्री में लेके चलूँ ना, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहा है ये जो पर्टिकुलर एयरबेस है। दरअसल में 1950s के अंदर जो सोवियत यूनियन था उसने यहाँ पर इसको बनाया ताकि वो अपना कब्जा या दबदबा एक तरह से अफगानिस्तान के अंदर बढ़ा पाए। बाद में आप लोग जानते होंगे जब सोवियत अफगान वॉर हमें देखने को मिलता है
तो सोवियत इस पर्टिकुलर एयरबेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें मुजाहिदीन फाइटर से लड़ने के लिए बहुत सारे जो सुखोई एयरक्राफ्ट थे उनको एयर मिशन को लॉन्च करना होता था, तो बगराम एयरबेस से ही यहाँ पे लॉन्च किया करते थे। तो पास्ट के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका है। बाद में यूएस के पास भी ये पर्टिकुलर एयरबेस था। अब जाकर ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना ने इस पर्टिकुलर एयरफील्ड को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक ये है कि जो पंचशी रिवर है वो बगराम से बिल्कुल पास में फ्लो करती है, प्लस एट द सेम टाइम जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है वो भी बगराम के पास में लोकेटेड है। हालांकि यहाँ पर कोई मेजर लेक्स नहीं है, पर छोटी मोटी लेक्स जैसे आपका कारगा लेक हो गया, बांदे आमिर लेक हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने को थोड़ा पास में देखने को मिल जाती हैं। तो ये पॉइंट था इस पर्टिकुलर प्लेस इन न्यूज़ के रिगार्डिंग। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अगले टॉपिक पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं माइस टूरिज्म के बारे में। अब ये माइस टूरिज्म क्या होता है? देखो यहाँ पर ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, राइट, या फिर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे। अब ये देखो एक एग्जीबिशन लगा हुआ है गाड़ियों का, है ना। गाड़ियों का एक तरह की बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। लाखों लोग यहाँ पे इस एग्जीबिशन को देखने आ रहे हैं। कुछ लोग उसी शहर के हैं, कुछ लोग बाहर से हैं, कुछ लोग दूसरे देशों से भी हो सकते हैं, राइट। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग आईपीएल वगैरह देखते हो, या आईपीएल की ऑक्शन सेरेमनीज होती हैं, राइट। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी वो मीटिंग वगैरह होती है ऑक्शन वगैरह के अंदर, राइट। तो उसमें भी अलग अलग देशों के लोग आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूरिज्म प्रमोट होता है। इसी चीज को हम बोलते हैं माइस टूरिज्म। व्हाट इज माइस टूरिज्म? मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्रेंस, कुछ एग्जीबिशन, कुछ मीटिंग ही तो हो रही है। तो ये जो नई नई चीजें इस तरह से हमारे सामने टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं, टूरिज्म जो नया आ रहा है, इसको बोलते हैं हम माइस टूरिज्म। ये एक नीश कैटेगरी टूरिज्म है। नीश मतलब एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी टूरिज्म है, जहाँ पर प्रोफेशनल्स एजुकेशन पर्पस या प्रमोशनल पर्पस के लिए यहाँ पर साथ में आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऐसा बोला है कि दुनिया के अंदर हम इंडिया को माइस टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आगे कभी ऐसी कुछ मीटिंग्स हो तो हम और अच्छे से यहाँ पे इनको करें, एंड दुनिया भर के कंट्रीज यहाँ पर आके इस तरह के इवेंट्स होस्ट करें। आप लोगों ने G20 समिट देखा? हमने काफ़ी सक्सेसफुली G20 समिट को इंडिया में होस्ट किया था, अगर आपको याद हो। तो उसके बाद से इंडिया ने और कोशिश करी है माइस टूरिज्म के अंदर अपने पांव जमाने की। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आपके दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइस हब्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर माइस इंडस्ट्री भी यहाँ पे फॉर्मुलेट किया है, ताकि माइस इंडस्ट्री की ग्रोथ को हम पूरी दुनिया भर के अंदर यहाँ पे प्रमोट कर पाए। अगला हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है अमरावती के रिगार्डिंग। दोस्तों प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश गए, एंड वहाँ पर उन्होंने अमरावती आंध्र प्रदेश जो कैपिटल सिटी है उसके रिगार्डिंग 58,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको यहाँ पर इनॉग्रेट किया। तो इसीलिए थोड़ा सा अमरावती हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड साथ साथ ना अमरावती की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में। देखो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ। ग्रीनफील्ड आप समझते हो ना, जो बिल्कुल नए से जिस चीज़ को बनाया जाता है, राइट। जब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से कोई चीज़ बनती है वो ग्रीनफील्ड हम उसको कहते हैं। तो 2014 में जब हमें आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन देखने को मिला इनटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उस समय यहाँ पे 2014 के अंदर इस पर्टिकुलर कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और अमरावती मतलब ही है, अमर से वर्ड आया, अमर। अमर क्या होता है? जो इमॉर्टल होता है, जो कभी नहीं मरता। तो अमरावती दरअसल एक ऐसी जगह है जो अमर होने वालों के लिए, जो इमॉर्टल्स के लिए है। इसकी जो लोकेशन है वो आपको गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगी, ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हिस्टोरी से ये है कि जो सातवाहन डायनेस्टी थी मिड फर्स्ट से अर्ली थर्ड सेंचुरी सीई के बीच में, उसके समय सातवाहन डायनेस्टी के समय जो कैपिटल थी वो अमरावती ही थी। तो थोड़ा सा इसका ना बुद्धिज्म के साथ भी लिंकेज है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमरावती स्तूपा 2nd सेंचुरी BC में यहाँ पे एक तरह सेटअप किया गया, राइट। और ये इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स यहाँ पे माना जाता है, राइट। एंड इट इज नोन इन इंस्क्रिप्शन एज द महाचैत्य, द ग्रेट स्तूपा के नाम से भी इसको यहाँ पे जानते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने ना अपनी जो टीचिंग थी रिगार्डिंग काल चक्र, काल का मतलब टाइम, तो व्हील ऑफ टाइम के रिगार्डिंग जो अपनी टीचिंग्स थी वो यहीं पर दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आचार्य नागार्जुना, जिन्होंने कहीं ना कहीं मध्यमिका फिलॉसफी दी, जो बाद में जाके महायान बुद्धिज्म का एक तरह फॉर्म बनता है, ऐसा बताया जाता है कि वो भी दरअसल में अमरावती के ही रहने वाले थे। इसके साथ ही आप लोगों ने ह्यूआनसेंग के बारे में सुना होगा, जो 7th सेंचुरी के अंदर हर्षा के एम्पायर को विजिट करते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि ह्यूआनसेंग ने अमरावती को भी विजिट किया था, ताकि वो अपने सेक्रेट टेक्स्ट इस तरह से कलेक्ट कर पाएं। इसके साथ ही साथ श्री अमरलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल,
वो जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप लोग जब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी अपनी एंशियंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो ना, या आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, उसमें आप लोग गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को भी यहाँ पे आप पढ़ते हो। तो दरअसल में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कोई और नहीं, इसी जगह को यहाँ पे बोला जाता है कि इनका जो आर्ट फॉर्म था। इनका जो डिफरेंसेस है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं थोड़ा डिस्कस भी कर देता हूँ। आई एम श्योर आपने हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। दरअसल में जब हम बात करें ना गंधारा स्कूल की, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो तक्षशिला, पेशावर, बेग्राम, ये वाला रीजन था ना, वहाँ पर आपको गंधारा स्कूल देखने को मिलता है, जिसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ग्रीक फीचर्स भी देखने को मिलते हैं आर्ट के अंदर, और यहाँ पे रोमन इन्फ्लुएंसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे ब्लू ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया जाता है। इनको पैट्रोनाइज दी गई थी बाय द कुशान्स। इसके अलावा यहाँ पर ना जो इसके जैसे बुद्धा जी के स्पिरिचुअल बुद्धा एक तरह से दिखाए गए हैं, इनको आप नोटिस कर पाओगे। वेवी हेयर हो गया, ऑर्नामेंट्स थोड़े कम है, लंबे ईयर्स हैं, लॉन्ग फोरहेड है, तो उनके फिजिकल फीचर्स के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया गया है। एंड देयर इज अ हेलो अराउंड द हेड ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट थी। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये अपने आप में प्योरली इंडिजीनियस है। जैसे यहाँ पर ना तो ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस था, पर मथुरा के अंदर ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एंड मथुरा के अंदर ना आप नोटिस कर पाओगे बुद्धिज्म के अलावा हिंदुज्म एंड जैनिज्म भी आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। इनको भी पैट्रोनेज कुशान्स के द्वारा किया गया था। और ये मथुरा वाले रीजन की बात है, यानी कि जो यमुना के आसपास जो आपका फ्लरिश हुआ एरिया, उसकी यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें आप कुछ बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि जो भगवान बुद्ध हैं उनको यहाँ पे पद्मासना के अंदर यहाँ पे बिठाया दिखाया गया है, सराउंडेड बाय 2 बोधिसत्वस, पद्मपानी एंड वज्रपानी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की, तो ये भी प्योरली इंडिजीनियस है। यहाँ पर भी कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर बुद्ध जी की जातक स्टोरीज हो गया, इनका बारे में यहाँ पे जिक्र है। और ये वाइट मार्बल से बनी है। ये यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कृष्णा गोदावरी वैली के अंदर इसको यहाँ पे डेवलप हुआ, एंड इसको सातवाहनास के द्वारा यहाँ पे पैट्रोनेज दिया गया। अमरावती, गोली, वेंगी, नागार्जुनकोंडा, ठीक है, ये सारे रीजन कुछ हमें यहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ बुद्ध जी के इंडिविजुअल फीचर्स के ऊपर फोकस नहीं किया गया था। यहाँ पे फोकस किया गया है स्कल्पचर्स, जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्टोरीज को यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं। तो ये कुछ बातें थी अमरावती के रिगार्डिंग जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक आखिरी टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका FATF लिस्टिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ही कि इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लेने की। उसमें डिफरेंट एक्शन लेने की कोशिश करी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी को हमने यहाँ पे सस्पेंड किया, अटारी वाघा बॉर्डर हो गया, बहुत सारे ऐसे हमने यहाँ पे एक्शंस लिए हैं। उनमें से एक एक्शन जो हम इंडियंस लेना चाह रहे हैं वो ये भी है कि IMF की जो फंडिंग है पाकिस्तान को, उसके ऊपर रोक लगाई जा पाए। एंड क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है ना, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर वापस लाने की कोशिश करें। दरअसल में इसको समझने के लिए हमें थोड़ा FATF में जानना पड़ेगा। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बना था 1989 के अंदर एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिल जाते हैं। G7 समिट जो था उस समय के ऊपर यहाँ पे इसको बनाया गया था। अब आप ध्यान में रखिएगा कि जब इसको बनाया गया ना, तो इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, राइट। पर बाद में इनको रियलाइज हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम टेरर फाइनेंसिंग नहीं रुकेंगे। तो इस तरह से इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो एक्सपैंड हो गया। बाद में जाके जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनका प्रोलिफरेशन हो गया, उनकी फाइनेंसिंग हो गया, एक तरह से उसको भी यहाँ पे इन्होंने अपने एजेंडा के अंदर ऐड ऑन कर लिया। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि FATF का ऑब्जेक्टिव किस तरह से इंक्रीज हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग। इसके अंदर आपको टोटल 39 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूरोपियन कमीशन एंड GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी देखने को मिल जाएगी। अब भारत इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, भारत इसका मेंबर बना है 2006 के अंदर, एंड फुल मतलब ऑब्जर्वर बना 2006 के अंदर, एंड फुल मेंबरशिप भारत को 2010 में देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ जो इसके 2 रीजनल पार्टनर्स हैं दैट इज एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड यूरेशियन ग्रुप, उसका भी भारत डेफिनेटली इसका मेंबर है। FATF की जो मेन डिसीजन बॉडी है दैट इज FATF प्लेनरी, ये साल में आपको 3 बार देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो यहाँ पे कंसेंसस से किए जाते हैं। ध्यान रखना कोई 3 मेंबर्स अपने मिलकर वीटो को एक्सेस कर सकते हैं, एंड इस तरह से यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब इसके अंदर आपको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ऐसी कंट्री है जो कंसिस्टेंटली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेती, उसको हम ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे नेपाल, माली, सीरिया, यमन,
ये आज के समय ग्रे लिस्ट के अंदर है। और भी बहुत सारी कंट्री है, कुछ एग्जाम्पल थे। ब्लैक लिस्ट उससे भी एक लेवल ऊपर चली जाती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक ग्रे लिस्ट में थे एंड उन्होंने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे आपका जो नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, म्यांमार हो गया, ये करंटली आपको ब्लैक लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर लिस्टिंग की वजह से यही होता है कि आपको फंडिंग वगैरह काफ़ी मुश्किल हो जाती है IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB से। बाकी दूसरे देश भी वहाँ पे पैसा नहीं देते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आता है, ट्रेड वगैरह डिसरप्ट हो जाता है एंड उस पर्टिकुलर कंट्री में लोग कहीं ना कहीं बिजनेस करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं जब वो FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आ जाती है। तो पाकिस्तान 2018 से लेकर अक्टूबर 2022 तक ग्रे लिस्ट की कैटेगरी में ही था, राइट। तो बट बाद में पाकिस्तान ने ऐसा दिखाया कि कुछ उसने स्टेप्स लिए हैं फंडिंग को एक तरह से ख़त्म करने के लिए, टेरर को ख़त्म करने के लिए, पर वो सिर्फ दिखावे के स्टेप्स थे। तो उस वजह से वो 2022 में बाहर तो आ गया, पर इंडिया का भी ये मानना है कि पाकिस्तान को वेरीफाइबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अदरवाइज हमें यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को वापस से FATF की लिस्ट में डाला जाए एंड उसकी फंडिंग को एक तरह से रोका जाए, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर हम बात करें PSC न्यूज़ की, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था डेलोस आइलैंड के रिगार्डिंग। दोस्तों ये जो आइलैंड है आपको ग्रीस में देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर साइंटिस्ट ने ना यहाँ पर बोला है कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये कहीं ना कहीं नीचे सबमर्ज कर रहा है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर आइलैंड न्यूज़ में चल रहा है, राइट। एंड आपको ध्यान में रखना है दैट दिस इज लोकेटेड इन द एजियन सी एंड दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर अपोलो एंड आर्टेमिस का जो बर्थ प्लेस है वो डेलोस आइलैंड को ही माना गया है एंड डेफिनेटली आज के समय क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको दिक्कत यहाँ पे आ रही है। कल के लिए आपका होमवर्क जो रहेगा वो नायरू के बारे में रहेगा। ये क्या है, कंट्री है, सिटी है, प्लेस है, कहाँ पर है, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था ऑरेंज इकॉनमी के रिगार्डिंग। ऑरेंज इकॉनमी को दोस्तों हम लोग केयर इकॉनमी नहीं बोलते, आपकी ऑरेंज इकॉनमी होती है आपकी क्रिएटिव इकॉनमी, जो बात करती है कल्चर, क्रिएटिविटी, IP के रिगार्डिंग। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बनेगा। फैलेट्स की बात करें तो इसको प्लास्टिसाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक प्लास्टिक लाइक PVC वगैरह। यस, दिस इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी ये सक्सेसर थे वाक्टकास के इन द वेस्टर्न डेक्कन। यस, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।